था 12, फिर 12 में से एक एलिमिनेट कर दिया, तब कितने हो गए 11। नवीन जिलों का निर्माण कितना हुआ 8, 11 प्लस 8 टोटल कितने हो गए 19। तो वर्तमान में राजस्थान के अरावली के पश्चिम में फैले हुए मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल कितने जिलों में मिलता है 19। 19 में से नवीन जिले कितने हैं 8। 8 नवीन जिले कौन कौन से हो जाएंगे आपके, अनूपगढ़, उसके बाद डीडवाना और कुचामन, उसके बाद नीम का थाना, ठीक है। फिर जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी कितने हो गए 6। 2 बच गए पीछे, बालोतरा और सांचौर, ठीक है। आ गया क्लियर। इसमें ध्यान रखिएगा जो पहले एक जिला था जोधपुर, उसके 3 नए जिले बन गए, तो एक को एलिमिनेट करना है और 3 को प्लस करना है। 12 में से एक लेस करोगे 11 और 8 को ऐड करोगे तो टोटल 19। यूं नहीं 12 और 8 19 का 20 कर दो, ठीक है। कितने होंगे 11 प्लस 8 19 ही होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर इस मरुस्थलीय विस्तार के बारे में। तो जो हमने मरुस्थल देखा था इसमें मैंने आपको एक वर्षा के बारे में डिटेल्स नोट करवाई थी क्या नहीं करवाई थी, करवाई थी ना। तो इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है 0 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अगर मैं आपको कहूं कि थार के मरुस्थल की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है तो आप कैसे निकालोगे 0 प्लस 50/2 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, आया समझ में। तो ये जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है ये इस मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है 2 भागों में बांटती है, ठीक है। अच्छा, ये जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है इसने किसको 2 भागों में बांटा, थार को। किसको 2 भागों में बांटा, थार को, ठीक है। तो ये थार का जो मरुस्थल है इसको इसने कितने भागों में बांटा 2 भागों। किस आधार पे बांटा, वर्षा। और वर्षा के आधार पर 2 भाग कौन कौन से कर दिए हमने इसके अंतर्गत, पहला कौन सा होगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यहां वर्षा कितनी होगी 0 से 25, और दूसरा वाला जो बेल्ट होगा उसमें वर्षा कितनी होगी 25 से 50 होगी। अब देखो वैसे तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा भी कोई बड़ी वर्षा नहीं होती है, कोई ज्यादा वर्षा नहीं होती, ऐसा नहीं है कोई हैवी रेनफॉल हो गया या फिर बाढ़ के हालात आ जाएंगे, नहीं, नॉर्मल सी वर्षा होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए थार के 2 बेल्ट का तो इससे तो डबल है, तो कंडीशंस इससे आधी होगी या डबल होगी, आधी होगी ना कंडीशंस। वर्षा डबल होगी तो कंडीशन आधी हो जाएगी ना, कंडीशन तो पूरी शुष्क है, या वर्षा डबल हो रही है तो कंडीशन आधी रहेगी ना वैसी। तो ये कैसा होगा, अगर डबल करोगे तो इससे भी ज्यादा शुष्क हो जाएगा। तो ज्यादा वर्षा में तो पानी ज्यादा आ रहा है, तो पानी ज्यादा आ रहा है तो शुष्कता क्या होगी, कम होगी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा शुष्कता के आधार पर इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही, क्योंकि शुष्कता जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड करती है। वाटर किससे मिलता है, वर्षा से मिलता है। तो वर्षा की मात्रा या 25 सेंटीमीटर की वर्षा जो है हमारे इस थार के डेजर्ट को कितने भागों में डिवाइड करती है 2। किस आधार पर किया वर्षा ने, शुष्कता के आधार पर। और शुष्कता के आधार पर 2 भाग कौन से हो जाते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है। आगे का इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर था सबको। अब ये आगे डिटेल्स होगी। अब यहां पर बेटा क्या रहता है कि ज्योग्राफी में इसके आगे का जो एक इंडेक्स है वो प्रोवाइड नहीं होता है, एक सीक्वेंस चलता है कि भाई ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। उसमें कई बार क्या होता है बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक के अंदर से ही एक के अंदर से ही एक निकलता रहता है टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, यहाँ पर एक छोटा सा इंडेक्स बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, जो मैं हमेशा हर क्लास में बच्चों को नोट करवाता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाए, एक भूमिका बन जाए कि भाई हमें ये पढ़ना है, इसमें से ये निकला, उसमें से ये निकला, और उसके अंदर से भी फाइनल क्या निकला, लास्ट वन निकला। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पर एक इंडेक्स समझा रहा हूं, उस इंडेक्स को समझने की कोशिश करना, फिर हम उसको लिखेंगे, है ना। तो अभी हमने बोर्ड पे क्या समझा कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसने किसके आधार पर डिवीजन किया, ये शुष्कता के आधार पर, ये हमने लिखा शुष्कता के
आधार पर। अच्छा बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, इस शुष्कता के आधार पर इसने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भाग कौन कौन से कर दिए? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला, और दूसरा कौन सा किया? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला। आया समझ में यहां तक? अब 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा जहां होगी वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी? ड्राई, शुष्क। तो उस आधार पे इसको नाम क्या दे दिया? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या नाम दे दिया? अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब मैं पहले इसको एक को ले रहा हूं, ठीक है। एक नंबर ये हो गया और ये नंबर 2 हो गया। पहले अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर लें। अब ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क है, मतलब कैसा है? ड्राई है। वर्षा कितनी होती है? 0 है। तो वेजिटेशन की भी कमी होगी। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। वनस्पति की भी क्या होगी? कमी होगी। और पूरा का पूरा बेल्ट, उससे अपेक्षा ये डबल है, उसकी अपेक्षा ये डबल, और इसकी अपेक्षा वो आधा है। सही बोला? समझ में आया? उसकी अपेक्षा ये क्या है? आधा, सॉरी डबल। और इसकी अपेक्षा वो क्या है? आधा। क्लियर है ना? तो जब यहां की बात करें तो बरसात 0, वनस्पति न्यून। न्यून कहूंगा, नगण्य नहीं कहूंगा। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, न्यून का मतलब थोड़ी। तो यहां मिलता क्या है? तो यहां मिलती है धूड़। क्या मिलती है? धूड़ मिलती है। धूड़ समझो? कहीं हुए जी की है गालिया करो धोबा भर भर ने रिजल्ट आवे जने क्या कौन गालो? हाँ, तो नहीं चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए। धूड़ मत गाल जो, ध्यान रहा अगले से पहले कह दूं। तो यहां पर क्या मिलती है? मिट्टी मिलती है। मिट्टी कौन सी मिलती है? रेतीली बलुई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, घर के सामने अगर किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और रात को कोई ट्रैक्टर बजरी खाली करके चला जाता है, तो सुबह उठते ही अपन मन में क्या सोचते हैं? अरे ये रेत का टीला कौन बना के गया? या बजरी का टीला कहते हो ना उसको, ढेर हो जाता है ना वो। ढेर को हिंदी में क्या कहते हो? टीला, है ना। और उसी टीले को भूगोल में क्या कहा जाता है? स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप। और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? बालू। जहां नजर जाएगी वहां पे क्या मिलेगी? रेत ही रेत। और वो रेत कैसी है? बालू है। और बालू के क्या लगे हुए हैं? ढेर हैं। और उन बालू के ढेर को यहाँ क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। देखो 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, बालू का स्तूप। यानी मारवाड़ी में क्या मतलब क्या हुआ? रेत रो डिगड़ो। समझ गए ना? हिंदी में क्या कहोगे? तो रेत का टीला। और भौगोलिक शब्दावली में आप यूज करेंगे तो क्या कहोगे? बालू का स्तूप। एंड इफ यू वांट टू लर्न और राइट इन इंग्लिश देन यू हैव टू राइट डाउन देयर द सैंड ड्यून्स। क्या रखोगे? सैंड मतलब कहीं हुए धूड़, भाई रेत। और ड्यून्स का मतलब क्या होता है? स्तूप, टीला। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स हो जाता है। ठीक है, चलो बालू का स्तूप। अब जब प्रमुख विशेषता शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है? बालू का स्तूप है। तो जहां पर रेत का विस्तार मिलता है वहां क्या बनता है? मरुस्थल। क्या बनेगा? मरुस्थल ही होगा ना। तो यहां पर क्या मिलता है? बेसिकली शुष्क जो हमारा एरिया इस मरुस्थलीय प्रदेश में, नंबर 1 पे मैं आपको बढ़ा रहा हूं बालू का स्तूपों के आधार पर। तो पहला हो जाएगा आपका ऐसा क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं मिलता हो। बालू का स्तूप तो क्या हो गया? मुक्त हो गया। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो पर्टिकुलर किसके लिए जाना जाता है? बालू के लिए जाना जाता है, बालू के स्तूपों के लिए जाना जाता है। उसमें भी एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या नहीं रखता है अपने पास? बालू नहीं रखता है। ये रेत विस्तार स्तूपों के रूप में नहीं मिलता। स्तूप का मतलब समझ गए ना? उतना ढेर नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि रेत ही नहीं मिलेगी, यहां पर मिलेगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी जितनी जैसलमेर में ढेर के रूप में मिलती है। इसका जैसे एक एग्जांपल देखो, आज आप अभी बैठे हो यहां पर क्लासेस ले रहे हो, तो आप अभी कहां पर हो? इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश में, जोधपुर में बैठे हो ना, जोधपुर में कहीं पर टीला दिखता है क्या? जोधपुर शहरी की बात हो रही है, ग्रामीण की नहीं हो रही। अब मजा हो गया, पहले ध्यान रखना, पहले जोधपुर में क्या, हाँ कटे के सर, और ये ओसिया में, हमें ओसिया जोधपुर हाथों की ओपरो, हमें अटकाई है नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण, बस ये दो जमादार एरिया है खाली। आणमाई नदी क्या कटई क्या को दिखे नहीं सर, समझ आ गई बात? तो अब नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये जोधपुर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होगा। अब जब एक मुक्त है तो दूसरा क्या हो जाएगा, युक्त। तो दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूं, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। आया समझ में यहां तक? अब ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये तो यहीं पर ही समाप्त है, इसमें कोई वेरिएशन या इसमें कोई डिटेलिंग नहीं पढ़नी है हम लोगों को। इसकी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जो बातें वो पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन नहीं अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है, डिटेलिंग कर लेंगे हम इसकी। लेकिन अगर मैं बात करूं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, तो बेटा इसकी आपको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। इस बालू का स्तूप युक्त, मतलब युक्त का मतलब क्या है, रेती रेत और ढेर है दुनिया भर का। तो ढेर है तो यानी यहाँ पे मरुस्थलीय विस्तार मिलता है, और उस मरुस्थलीय विस्तार की प्रमुख कुछ विशेषताएं होती है। देखिए, तो इसको हम पुनः कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कि भैया हम इसको कर देते हैं 3 भाग में। कितने भाग कर देते हैं, 3 भाग। नंबर 1, यहां पर मैं लिखता हूं मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार, ठीक है। दूसरा मैं यहां पर ले लूंगा, ये जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप, इसके भी टाइप्स होते हैं कई बार। टाइप्स का मतलब समझते हो, जैसे आपने देखा होगा आजकल आप बच्चे लोग रील्स बहुत देखते हो ना, चाहे इंस्टा की रील्स ले लो, चाहे यूट्यूब की रील्स ले लो, है ना। और उन्हीं के अंदर से एक रील आती है, केदारनाथ में साक्षात भगवान शिव के दर्शन, दूर पहाड़ पे एक आकृति दिखाई देती है कि वो महादेव जी उबा है, तो सड़वाती जुबा बट है कि बाहर जो तक ध्यान फोटो खींचो, है ना। जबकि वो होता क्या है, कुछ बादलों की, मतलब मैं ये नहीं कहता कि भगवान शिव नहीं है, मेरी पूर्ण रूप से आस्था है, ठीक है बाबा मैं रखी, ठीक है, महादेव बाबू मैं रखे भाई, सीधी बात है, हैंगा माते मार माते पहली पच थाण माते मैं हूं तभी तो आप हो, नहीं आप हो तभी मैं हूं। बच्चे हैं तो सर है, सर है तो बच्चे नहीं है, समझ गए? तो पहले आपके ऊपर फिर हमारे ऊपर। तो वो जो आभास होता है, क्या वो सच में शिव भगवान दिखते हैं क्या, या वो आकृति स्वरूप दिखाई देती है ना। तो बेसिकली तो मैं कह सकता हूँ ना, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का कुछ सिस्टम होगा वहां पे, है ना। जो बादलों से जो सूर्य की किरणें होती है, वो अपवर्तन या परावर्तन करके जो आकृति दिखाई देती है, वो आपको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री प्रभु महाकाल यानी भगवान शिव खड़े हैं, है ना, यही होता है। तो इसी प्रकार से इन बालू का स्तूपों में भी कुछ आकृतियां ऐसी होती है जो दूर से दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है कि ये अनुदैर्ध्य है, ये पैराबोलिक है, ये बरखान है, ये बरखोनॉइड्स है, धरियन है, अवरोधी है, सब्र काफीज है, समझ गए, सीफ है। तो देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ द सैंड ड्यून्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पर, तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बालू का स्तूपों के प्रकार, ठीक है बच्चे, समझ में आया यहां तक? और तीसरा हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे संरचनाएं। क्या पढ़ेंगे, संरचना। अब देखो इसमें और भी डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में कैसे जाओगे, कि मरुस्थल के जो प्रकार है, इस मरुस्थल के प्रकार में हम लोगों को कितने प्रकार का मरुस्थल पढ़ना है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का मरुस्थल कौन सा पढ़ोगे, कि नंबर 1 एर्ग, नंबर 2 पे हम्मादा, और नंबर 3 पे क्या पढ़ोगे आप, रेग। क्या पढ़ोगे, रेग, ठीक है, आया समझ में? ये हो गए 3। अच्छा अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, पहले संरचना लिखूंगा, उसके बाद बालू का स्तूप, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी मेरे पास, तो मैं पहले संरचना लिखता हूं। तो संरचना के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक, मुख्य रूप से 2 प्रकार की संरचनाएं हम लोगों को हमारे इस मरुस्थल में मिलती है। पहली मिलती है आपको यहाँ पर क्या, रन, सुना है, जिसको आप लिखते हो कच्छ का रण, है ना, तो वो रण हो जाता है, तो ये रन हो गई। रन के बाद में प्लाया, और इसी को कहा जाता है टाट। तीनों में वेरिएशन है, पढ़ाऊंगा जब तीनों में अंतर बताऊंगा क्या अंतर होता है।
ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा आपको यहां पर क्या याद रखना है, खड़िन, ठीक है, कि वेरिएंट क्या है, खड़िन है। खड़िन क्या होती है अभी डिटेलिंग करेंगे आगे, राइट। तो रन, प्लाया, टाट और खड़िन ये संरचनाएं हो जाती है। एर्ग, हमादा और रेग ये टाइप्स ऑफ डेजर्ट यानी मरुस्थल के प्रकार हो जाते हैं। आया समझ में यहां तक। पीछे बच गया तुम्हारे बालू का स्तूप। अब ये देखो, अब बालू का स्तूप को, ये जो बालू का स्तूप के प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपन देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एज जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग से ही कह दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और हिंदी में ही सुनो, मैंने पहले दिन ही कह दिया था आपको कि मुझे गाइड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, ना ही मैं आपको प्रेफर करवाता हूं कि आप गाइड लेके आओ या पढ़ो उसमें से कोई भी, है ना। बिकॉज गाइड डू ऑलवेज ऑलवेज मिस गाइड, है ना। तो यहाँ पर जैसे बालों का स्तूप है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आ भाई बाई जी की है, आ कोई और गाइड पढ़ रही है, ठीक है, और ए बाया कोई और पढ़ रही है, एथे लारे भाया बैठा होता है कि और गाइडा पढ़े, और सबके अंदर अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। पचा वो आन के, अरे यार हमारी गाइड में तो ओ है, देख थाकी गाइड में ओ है, यार सर ओ पढ़ाने गया, अबे तीना मुंह गलत कौन है सही कौन है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है सर हमेशा सही हो, लेकिन मैं आपको आधार बता देता हूं कि मैंने क्या बेस लिया है, उसके बाद आप अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था ना, ज़ेरोफाइट शब्द और जीरोफाइट शब्द कहां से आया, तो कैंडोल ने क्या कहा था, ज़ेरोफाइट्स। गाइडें क्या कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा, तुम्हारी मर्जी हो, जो लिखो, जीरो लिखो चाहे जेरो लिखो, मैंने बता दिया ओरिजिन क्या है। उसी तरीके से 1979 1979 के अंदर एक ज्योग्राफर हुआ जिनका नाम है मैकी। क्या नाम है, मैगी नहीं, हाँ क से कबूतर है, ग से गमला नहीं करना है, मैकी हुए। और जो वो मैकी थे, उन्होंने हमारे इस राजस्थान के बालूका स्तूपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और इस वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने राजस्थान में मिलने वाले बालूका स्तूपों को 6 भागों में विभाजित किया है। कितने भाग किए हैं, 6 भाग किए हैं उन्होंने। और वो 6 भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आपका जो है कि स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वन आता है लीनियर सैंड ड्यून्स, सेकंड वन आता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, थर्ड वन है खसेंट सैंड ड्यून्स, फोर्थ वन आ जाता है आपका इसके अंदर पैराबोलिक, और उसके बाद आता है ब्लॉक सैंड ड्यून, एंड द लास्ट वन इज द नेटवर्क सैंड ड्यून। हिंदी में अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, पर वलयाकार बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, और लास्ट वन आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। कितने लिखे हमने, 6। पढ़ेंगे कितने हम, कम से कम 9 या 10 पढ़ाऊंगा तुम्हें। कैसे कि इन्हीं के टाइप्स होते हैं जिनको आपकी गाइडों के अंदर क्या दिया गया, अलग अलग बना के दिया गया है, ठीक है। अब जैसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, ठीक है, अर्धचंद्राकार हिंदी नाम होता है, राइट। इसी को अर्धचंद्राकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, खरसेंट सैंड ड्यून्स कहा जाता है। अब बालू का स्तूप है, धूड़ है, तो भैया ये किसके अंदर अध्ययन किया जाएगा, भूगोल में तो अध्ययन होता नहीं है ना इसका। मिट्टी का अध्ययन है, मिट्टी धरातल का अध्ययन है, तो इसका तो डिपार्टमेंट पूरा अलग होता है, बॉटनी से रिलेटेड कुछ समथिंग होता है। तो जब बॉटनिकल जब इसकी स्टडी की जाती है, तो वहां पर इसको कहा जाता है बर्खोनॉइड्स। क्या कहा जाता है, बर्खोनॉइड्स। उस बर्खोनॉइड्स से शब्द बनता है एक बरखान। आई बात समझ में। तो गाइडों में मैंने देखा कई बार आप पढ़ते हो अर्धचंद्राकार अलग लिखा हुआ है, बरखान और बर्खोनॉइड्स क्या दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है। तो वो अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है दरियन, तो इसी अर्धचंद्राकार का जैसलमेरी नाम क्या है, दरियन है। तो अलग अलग नहीं है, ये सारे क्या है, एक ही है। समझ में आई बात। तो हम इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स नहीं करेंगे। यहां पे मैं किसका वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं आपको, मैकी। कब दिया था, 1979 में। कोई ज्यादा चूं चपड़ करे तो बता दीजिए और लिख दो, ठीक है। इसके साथ में नहीं समझ में आता है तो सविंदर सिंह की भूगोल की किताब है जो एमए के अंदर चलती है, उसके अंदर पूरा वर्गीकरण दिया हुआ मैकी का, ठीक है। तो ये बेस है अपने पास। वो कई तो होते हैं ना, तुम तो लिखो ना, तुम्हें क्या करना है, कहीं से भी लेके, अरे कहीं से भी क्या लेके, किताब में मिले बाजार में तभी ला सको बा किताब। कि माँ भी तो एमए करनी पड़ा रही था, और तो है को नहीं बिना एमए या बिना पढ़े हम डायरेक्ट आ गए। हमने भी वही बुक्स पढ़ी है, आप भी वो बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ भूगोल का विद्यार्थी हो तो ही हाथ गालना, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ मनी है आपके लिए, पहले कह देता हूँ, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो मैकी जो था उन्होंने 1979 के अंदर दिया था, और मैकी के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं,
छह प्रकार कौन कौन से बेटा देखो। नंबर एक, ब्लैक कलर दिख रहा है, अनु दैर्ध्याकार बालू का स्तूप, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा अनुदैर्ध्याकार के बाद, अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अर्ध 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 पक्का, अर्ध, हाँ मजा नहीं आया अभी भी, वापस बोलो अर्ध, नहीं आधा फिर सही आ रही है, आधी फिर गड़बड़ आ रही है, वापस से बोलो अर्ध। अब सही आई है आवाज, फर्क समझ में आया, क्या फर्क था दोनों में, पहले क्या आ रही थी, पहले आ रही थी अर्ध संद्राकार, है ना, जैसे वो होता है ना कि पोखरण की कौन सी मिठाई फेमस है, ये देखो आई, पोखरण की मिठाई कौन सी फेमस है, चमचम। आवाज कहीं आई, तो सम सम तो आ बाजी अगर पगा में, बाजे को बाजे तो सही है या गलत है। बच्चे ध्यान रखना, ये होता है रीजनल, रीजनल इफेक्ट। रीजनल इफेक्ट मतलब स्थानीय भाषा का प्रभाव, समझ गए, और कोई गलत नहीं है ये स्थानीय भाषा। जैसे जोधपुर वाला कभी भी देखना सड़क नहीं बोलेगा, हाँ हिंदी बोलेगा तो वो सड़क बोलेगा, हिंदी में बात करेगा तो क्या बोलेगा, सड़क। बेटो मारवाड़ी में आया पचा ही तो हड़क ही गई। अब देखो जैसे मेरे मुंह से भी क्या निकला, ही तो, जब ही तो नहीं होता क्या सीधा, है ना, तो मैं भी मारवाड़ी हूं ना, तो फर्क तो आता ही आता है कहीं ना कहीं पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटरव्यू में अगर कहीं पर भी बैठते हो ना, तो ये थोड़ा सा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, ये कि आपकी लैंग्वेज जो है वो क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा, जैसे हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है ना, उसके पड़ोसी जिला कौन सा है, पड़ोसी राज्य कौन सा है, पंजाब है, मैंने बताया आपको। तो कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पंजाब से आकर के यहाँ पढ़ाते हैं, और हमारे टीचर्स भी वहां जाते हैं, क्योंकि नजदीक में है ना दोनों। जैसे पंजाब में फाजिलका मुक्तसर की कोचिंग्स में तो पढ़ाने चले जाते हैं, तो पंजाब की मैंने कई टीचर्स को देखा यूट्यूब के ऊपर। जैसे नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं, स्थिति, स्थिति पढ़ते हैं ना, पोजीशन, वो क्या पढ़ते हैं, स्थिति। सकूल, सकूल होता है कि स्कूल होता है, तो ये रीजनल इफेक्ट होता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यू में। सही है गलत है, तो अगर अपन थोड़ा सा काम करेंगे तो अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आप देखो मैं जब मारवाड़ी में बात करता हूँ तो ये इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी लागू हो जाता है, बट जब मैं हिंदी में इंग्लिश में बात करता हूँ तो ये इम्पैक्ट मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। मैं पर्टिकुलर कॉन्सल्टेशन के साथ उस चीज को प्रोनाउंसिएट करता हूँ, ताकि उसको क्या रहे, बिल्कुल सही उच्चारण आपके सामने रहे। अच्छा, बोलता भले मारवाड़ी में होऊंगा तब बोल जाऊंगा, लेकिन लिखते टाइम में वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये बाड़मेरियों के साथ समस्या है, वो बेटे बोलते भी समसम है और लिखते भी समसम है, समझ रहे हो, ये हकीकत है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है, काम करना है आपको, वर्क करना है, ठीक है। चलिए, तो अनुदैर्ध्याकार अनुप्रस्थ क्या बाड़मेर के हो क्या, कहाँ के हो, तभी अनुदैर्ध्याकार अनु, टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी सिस्टर का ससुराल भी बाड़मेर ही है तो अनुदैर्ध्याकार अनुप्रस्थाकार और अर्ध चंद्राकार, तीन हो गए। तीसरे के बाद में बेटा फोर्थ वन कौन सा आ जाएगा यहां पर, है पैराबोलिक लिखूं, हाँ हमार क्या औलत है, परवलया ये कौन सा हो गया, फोर्थ वन, ठीक है बेटा। फोर्थ के बाद में फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, अवरोधी बालू का स्तूप। अच्छा, नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, छठा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा है, वापस से बोलो कौन सा है, नेटवर्क या नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में तो फिर नेटवर्क यूं हो जाएगा, दोनों में फर्क है ना, र और र का तो थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखिएगा, है ना, हाँ जी।
बोलो बेटा, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़ा कर दूंगा, अभी पहले समझ लो एक बार। तो अभी तक आपने ये जो डिटेलिंग देखी है, ये डिटेलिंग किसकी है? ड्राई डेजर्ट रीजन, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग था? थार का। थार के कितने भाग किए हमने? दो में से अभी कितना पड़ा है? वो एक हाल बाकी पड़ी हुआ है। पढ़ा है ना? बाकी है ना, इसको पढ़ना बाकी है अभी। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है ना, इसका विभाजन करते हैं हम धरातलीय उच्चावचों के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच, सरफेस रिलीफ। सरफेस रिलीफ का मतलब होता है बेटा, सरफेस रिलीफ का मतलब होता है जो धरातल होता है, उस धरातल में जो विशेषताएं होती है, उस विशेषता के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो धरातलीय उच्चावचों के आधार पर ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं? उच्चावचों। उच्चावच का मतलब समझ गए कि धरातलीय भाग की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर। और इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? चार भाग कर देते हैं बेटा। इसके कितने भाग किए? चार। चार कौन कौन से हो जाते हैं? कि नंबर एक, हम इसमें क्या करेंगे? गग्गर बेसिन। क्या लिखोगे? गग्गर बेसिन। नंबर टू क्या हो जाएगा? नंबर दो, शेखावाटी प्रदेश। नंबर तीन, नागौरी उच्च भूमि। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज द लूणी, लूणी बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो आपने लिखा है, इसके कितने भाग कर दिए? किस आधार पे किए? उच्चावचों। कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट वन इज द गग्गर बेसिन, सेकंड वन इज द शेखावाटी, थर्ड वन इज द नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्च भूमि, एंड द लास्ट वन इज द लूणी रीजन और लूणी बेसिन। ये चार पोर्शन हो जाते हैं किसके? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के। अब जब कभी भी आप इसकी स्टडीज करेंगे तो आगे मरुस्थल का क्राइटेरिया दिमाग में सेट है, सारा समझ में आ जाएगा। रेत कैसी मिट्टी, रेत या मिट्टी कैसी, नदी कौन सी, नहर कौन सी, या जो भी विशेषताएं सारी हमने, कौन सा मरुस्थल, सब कुछ आ गया। अच्छा, उसके बाद में पढ़ना क्या क्या है वो एक साथ सारा पूरा का पूरा रीड कर लोगे। ठीक है, इसको रीड करने के बाद में जब एक 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 एक, एक आता जाएगा तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी? कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई भी मूवी आती है, नहीं तो उससे पहले आपने देखा होगा डायरेक्टर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले ट्रेलर रिलीज करता है। क्यों? इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये तुम्हारे लिए ट्रेलर है। वो कहीं है, ट्रेलर है। पूरा पढ़ने से पहले एक ट्रेलर देख लो कि हाँ भाई इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, तो आपको एक रास्ता मिलेगा आगे चलने का, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो। अब आपने जहां पे खत्म किया ना, लास्ट जिलों के नाम लिखा रखे हैं ना? लास्ट क्या लिखा बेटा मेरे को? बस लास्ट कुचामन लिखा हुआ है। अगला देखो, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थार मरुस्थल, यही है थार हमारा, थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के लिखो। शुष्कता के आधार पर वर्गीकरण, शुष्कता के आधार पर वर्गीकरण, समझ में आया? लिखा है देखो, ये 25 सेंटीमीटर और ये शुष्कता, ड्राइनेस, शुष्कता के आधार पर वर्गीकरण। चले आगे। अब इसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना, फिर मैं वन बाय वन पढ़ाऊंगा आपको, है ना? बना लेंगे डायग्राम आप, या मैं एक 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 बोलूं? आपको दिखाई दे रहा है वहां तक? देखो, इसमें अपन एक काम करते हैं, ये लीजिए। देखो, अर्ध शुष्क तो अभी लिखना नहीं है, अभी पहले कौन सा करना है? शुष्क करना है। तो पहले एक बार शुष्क का यहां तक, ये यहां तक बना लो, ये बना लो, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, फिर उसके बाद मैं उसको ऊपर ले लूंगा। बनाओ। और बेहतर रहेगा नोटबुक को जो है कि हॉरिजेंटली ना करके वर्टिकली बनाओ, मतलब ऊबी नहीं रखना, आडी राखोला तो ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा एक बार में बन जाएगा।
वो जो भी है देख लो तुम। बनाए, जल्दी बनाए, फटाफट से कीजिए इसको आप। टाइम लगेगा क्या बनाने में? क्यों? वैसे ढंग से अगर आपको समझ में आया है तो ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, याद रिकॉल करो और बनाते जाओ, जहां अटको वहां हेल्प लो ऊपर देखने की। बाकी बिना देखे बनाने की कोशिश करो, सेट हो जाएगा मामला सारा। हाँ, कोने हटू, बिना देखे बनाओ। कोशिश करो बिना देखे लिखने की, समझाया ना अभी आपको, याद कर करके बनाओ। और अगर इस तरीके से याद करके लिखोगे, चार्टिंग करोगे, तो आपको अपने आप सारा याद हो जाएगा। और हमेशा कड़ी से कड़ी निकालने की कोशिश करो। देखो, हाँ, देखो बेटा, आया समझ में, हो रहा है फर्क? ओ मैडम, याद आ रहा है ना बिना देखा देखी भी? लिखो। बालू का स्तूप, मुक्त और युक्त, उसके बाद आगे बढ़ो आप। ऊपर कर दूं इसको अब? बालू का स्तूप और मुक्त तक आ गए सारे? चलो ये लो, अब इसके नीचे आपको ये, देखो, युक्त के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखना है, मुक्त के नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है। ये रहा बेटा, ठीक है, दिख रहा है सबको? हो गया? ऊपर करूं इसको, चेंज करूं अब? लिख लिया सबने? अर्धशुष्क वाला अभी लिख लिया क्या? क्या लिखना है वो? ये रहा। लिखना है तो लिखो सा। ये अर्धशुष्क आपके सामने है।
चलें आगे। चलो नंबर 1 लगाओ। देखो ये लिख ली लाइन हमने, पूरा चार्ट बना दिया। नंबर 1 हेडिंग क्या रहेगी हमारी? क्या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये हमारा। अब आप इसमें सीधी चाहो तो ये हेडिंग लगा सकते हो, या फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और उसमें 1 नंबर हेडिंग बालू का स्तूप, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे मेरा तो ये कहना है सीधी यही हेडिंग लगाओ, आगे चार्ट बनाया हुआ है, सीधा सीधा चार्ट देखो और अपना कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो पहली हेडिंग आएगी आपकी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस पोर्शन को फ्री करते हैं, जो ए पोर्शन है आपका ये। लिख लिया पूरा? चलो अब आपको कॉन्सेंट्रेशन किस पे रखना है, पूरा ध्यान किस पे केंद्रित करना है? इस एक शब्द पे। और ये शब्द का मतलब क्या है? मुक्त। मुक्त का मतलब फ्री। सुना होगा ना कि कहीं करो साहब कि फ्री, हाँ, तो वो फ्री है ये। पूरा का पूरा क्या है? फ्री। किससे फ्री है ये? बालू का मतलब क्या होता है? रेत। स्तूप का मतलब क्या होता है? टीला, मतलब मोटा मोटा दड़ा नहीं है ये एरिया में। यानी बालू नहीं मिलती है। तो भैया बालू नहीं मिलती है तो क्या मिलता है? कुछ तो होगा। देखो हमेशा कुदरत एक ऐसी चीज, अगर कोई एक चीज कम है तो दूसरी चीज उसके सप्लीमेंट के तौर पर दे दी जाती है। ठीक है, तो जब ये नहीं है यहाँ पर, तो ये संपूर्ण क्षेत्र में आपको क्या मिलते हैं? चट्टान। और वो चट्टाने जब टूट जाती है तो टूट टूट के किसके रूप में गिरती है? पत्थरों के रूप में। तो कैसा हो जाता है? पथरीला। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो कैसा हो जाता है? पथरीला है और चट्टानी है। ठीक है, आप राइट नाउ इस क्लास में बैठे हो तो आप अभी इसी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में बैठ के स्टडी कर रहे हो। तो आप लोगों ने देखा होगा आपको कोई भी टीला आसपास नहीं दिखता है। दिखता है क्या? कोई टीला नहीं है। पूरा संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? पथरीला क्षेत्र है। चारों तरफ जोधपुर में नजर घुमा के देखना, आसपास आपको सब जगह क्या दिखाई देगी? पहाड़ियां दिखाई देती है। देख लो भली, इधर देखोगे सामने की तरफ तो चिड़िया टूक दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा इधर आते हो इस तरफ तो पचेटिया दिखाई देती है। पीछे की तरफ जाते हो तो आपको उम्मेद भवन पैलेस की पहाड़ियां दिखाई देती है। इधर जाते हो तो मसूरिया की पहाड़ियां दिखाई देती है। दिखती है? तो सारा क्षेत्र किससे कवर्ड है? चट्टानों से कवर है। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो पूरा का पूरा है, ये किससे कवर्ड है? चट्टाने मिलती है। और कैसा होता है? पथरीला होता है। जबकि इसका विस्तार किसमें? मरुस्थल के अंतर्गत है। ठीक है, तो, तो मरुस्थल के अंदर या भीतर या मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत बालू का स्तूपों से मुक्त जो प्रदेश होता है और जो पर्टिकुलर चट्टान और पथरीला होता है, ऐसा मरुस्थल किस श्रेणी का मरुस्थल होता है? हम्मादा। ये किसका एग्जाम्पल है? हम्मादा है। पूर्ण रूप से कैसा होता है ये? चट्टानी और पथरीला। ये जो चट्टाने हैं ये बेसिकली कैसी चट्टाने हैं हमारे यहाँ की? अवसादी चट्टाने। और अवसादी चट्टाने जो है वो किस लिए जानी जाती है? अवसादी चट्टाने जानी जाती है एक तो वाटर के लिए, पानी। आपको जब भी जल मिलेगा वो कैसी रॉक्स में मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, मतलब अवसादी चट्टानों में मिलता है। चट्टाने 3 प्रकार की होती है ना, आग्नेय होती है, अवसादी होती है और कायांतरित होती है। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन सी है? अवसादी है, जिसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो ये किसके लिए जानी जाती है? पानी। वाटर हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? इसी बेल्ट में मिलता है। अच्छा, पानी के अतिरिक्त ये किसके लिए जानी जाती है? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो आप देख लो हमारे इसी बेल्ट के अंदर मिलता है प्राकृतिक गैस। आप देखो राजस्थान के हमारे इस मरुस्थलीय प्रदेश में देखो, आपको ट्यूबवेल्स जितनी भी मिलेगी आपको इसी बेल्ट में मिलेगी, जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है। कभी किसी ने सुना है क्या कि जैसलमेर के अंदर धुरों वाला जो गांव है, जो बॉर्डर एरिया, वहां पर सर ट्यूबवेल है? किसी के पास ट्यूबवेल नहीं होगी। बेसिकली कहाँ पे मिलेगा आपको? रामगढ़ वाला जो बेल्ट है जैसलमेर का, पोखरण से लेकर के रामगढ़, जिसको आप लोग किस नाम से पुकारते हो? लाठी सीरीज। याद आया? वहीं पर आपको मिलता है थार के मीठे पानी का घड़ा, चांदन नलकूप, है ना? तो देखो कनेक्टिविटी हो रही है सारी चीजों की। तो ये इसके लिए जाना जाता है। तो क्यों है वहां पर पानी? क्योंकि हमारे यहाँ की रॉक्स कैसी है? पर्टिकुलर अवसादी। इनका निर्माण जो है वो, वैसे तो आपके पशु परिचर का सिलेबस है, इतना डीप में नहीं आएगा,
खाली ये अवसादी का ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बता देता हूँ खाली। तो ये जो है प्लेस्टोसिन काल और टर्शियरी काल में निर्मित अवसादी रॉक्स हैं, जिसके अंदर जुरासिक काल के जीवों के अवशेष मिलते हैं, और प्लेस्टोसिन काल में उपलब्ध पानी और खनिज तेल की प्राप्ति आज वर्तमान में हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस सुन लिया काफी आपके लिए। बाकी ध्यान रखो, अवसादी रॉक से पानी और जो है कि नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये चट्टानी हो गया, पथरीला हो गया, और ये कैसा होता है, बेसिकली हमादा होता है। बेटा यहाँ पर वनस्पति मिलती है क्या? है भाई, मिलती है ना वनस्पति, नहीं मिलती है? आप याद करो, जो आपने पिछला जो इसका थार मरुस्थल का डिटेलिंग की लिखा था, डिटेल लिखी थी, उसमें वनस्पति के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसी वनस्पतियां बताई है जो मैंने आपको बोला था रॉक्स में उगती है, चट्टानों में उगती है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो वो थोर, थोर देखा था ना, थोर कहाँ उगता है? किसी ने देखा क्या रेगिस्तान में थोर? हमेशा रॉक पे उगता है, चट्टाने होंगी वहीं पर थोर का विस्तार मिलता है। सफेद प्याज कहाँ उगता है? चट्टानों के बीच। सफेद मूसली कहाँ मिलती है? चट्टानों के बीच में मिलती है। अश्वगंधा अगर प्राकृतिक रूप से मिलता है, यानी ग्वार पाठा, तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा? रॉक्स के बीच में ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है चट्टानों में उगने वाले। चट्टान को संस्कृत या भूगोल में क्या कहा जाता है? शैल। क्या कहते हैं? शैल। और शैल यानी चट्टानों में उत्पन्न होने वाली वनस्पति शैलोदभिद। शैलोदभिद, तो यहाँ वनस्पति कौन सी हो जाती है? शैलोदभिद वनस्पति हो जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी पिक्चर बाकी है पूरी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये जो पूरा का पूरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो? थार डेजर्ट, ये थार, ये मरुस्थल। ये थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 61.11% है। यानी कि राजस्थान के पास मरुस्थलीय भाग यही है, और मैं कह सकता हूं राजस्थान के पास मरुस्थलीय भाग जो ये है, यही राजस्थान के लिए 100% है। क्या गलत है? तो मैं यह लिख सकता हूं ब्रैकेट में, राजस्थान के लिए कितना है। और मैं ये भी कह सकता हूं इसी 100% को आपने दो भागों में बांटा, एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। तो इस 100% के कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र व्याप्त है? तो इसका हो जाएगा ये 41.50%। समझ में आई बात? कि 41.50% एरिया ऑफ द डेजर्ट आर द डेजर्ट लैसेस रीजन, यानी कि 41.50% का जो भूभाग है वह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। किसका? थार मरुस्थल का। आया समझ में? दूसरा आपसे पूछा जाता है बेटा आकार, आकार या विस्तार। ठीक है, दो चीजें पूछी जाती है। आकार इसका कैसा है? त्रिभुजाकार, इट्स जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। त्रिभुज सुना है? त्रिभुज कैसा होता है? तीन भुजाओं वाला। तो इसका आकार कैसा मिलता है आपको? त्रिभुजाकार मिलता है, त्रिभुज के समान मिलता है। अभी मैप में भी बताऊंगा सारी चीजें। और इसका विस्तार जो है वो कहां मिलता है? सीजन 1, ये बढ़िया लगता है मेरे को सबसे, सीजन 1 और सीजन 2। चलो, तो सीजन 1 की अगर मैं बात करूं, तो सीजन 1 के अंदर आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर इसका विस्तार कहां से कहां तक था? कि एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ कहां पड़ता है? रामगढ़ जैसलमेर से। फलोदी, फलोदी कहां पड़ता था? जोधपुर। और एक आता है बालोतरा। बालोतरा किसका भाग था? बाड़मेर का भाग था। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो सीजन 1 में रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर से बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर से वापस कहां तक? रामगढ़ जैसलमेर तक। ये त्रिभुजाकार रूप में ट्राइंगल बंद, अभी नक्शे में भी देखेंगे अपन, अभी पहले पहले एक बार समझ लो। ठीक है, अब मुझे बताओ रामगढ़ जैसलमेर में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। फलोदी में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? हाँ साहब, पदोन्नति हो गई। पदोन्नति हो गई तो आप अटक ही करिए, ए ओ कॉमा लगा दिया, कॉमा लगता ही जिला बन गया है। ठीक है, अब ये पीछे क्या बचता है? जोधपुर है क्या आज वर्तमान में? खत्म, काट दो। तो अब क्या बना इसकी जगह? दो, ग्रामीण और शहरी दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। अगर आप फलोदी से बालोतरा जाओगे तो भैया आपको जोधपुर हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन के सामने से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो हेडक्वार्टर तो आओगे ही आओगे, और हेडक्वार्टर आओगे अगर जोधपुर शहरी के, तो जोधपुर ग्रामीण से ही होके आओगे, हवा में उड़ के आओगे? तो दोनों आएंगे यहाँ पे। तो दोनों को क्या लिखा? जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। ठीक है,
अच्छा, जोधपुर शहरी को क्रॉस करके सीधे कहां जाओगे? बोरानाडा। पाल रोड पकड़ोगे? पाल रोड आई, पचे कहीं आई भांडू, भांडू पचे कहीं आई धवा, धवा पचे कहीं आई लुणावास नहीं खाटावास, पचे लुणावास, पचे कुड़ी, और कुड़ी रे पचे आगे कहीं आई पचपदरा, जो बालोतरा जिले की तहसील हो गई है। तो आप यहां पर आप चाहें तो बालोतरा के साथ में पचपदरा भी याद कर सकते हो। मतलब कैसे कि ये पचपदरा कौमा जिला क्या हो जाएगा यहाँ पर? बालोतरा। और या फिर खाली बालोतरा जिला भी याद कर सकते हो। यहां पचपदरा आपके चौराहे पर पहुंचते ही आप यहाँ पे टर्न मारोगे राइट वाला, जो सीधा जाता है शिव विधानसभा क्षेत्र है ना, रवसा की अभी खूब वीडियो वायरल हो रही है ना। तो आप सीधा कहां पहुंचते हो? शिव पहुंचते हो, और वाया शिव होकर के आप सीधा कहां आओगे? ये क्या नाम है इसका, शिव होते हुए सीधा इधर आओगे जैसलमेर हेडक्वार्टर पे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, पचपदरा से शिव हेडक्वार्टर, शिव से होते हुए जब आप पहुंचते हो कहां पर? अपने जैसलमेर हेडक्वार्टर पे, तो आप पुराने वाले बाड़मेर का भी एक छोटा सा एरिया क्या करोगे? क्रॉस करोगे। नेक्स्ट से मैं बताऊंगा अभी। तो बाड़मेर भी इसमें क्या होगा? कंसीडर होगा। और जब बाड़मेर पहुंच जाओगे तो बाड़मेर से फिर आगे कहां चलती है आप? रामगढ़ी की ओर चलती है। तो ये त्रिभुजाकार बन जाता है। समझ में आई बात? तो आल वर्तमान आज प्रेजेंट अगर सीजन 2 की बात करूं तो रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी, फलोदी से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से जोधपुर शहरी, जोधपुर शहरी से पचपदरा बालोतरा, पचपदरा बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से रामगढ़ जैसलमेर तक त्रिभुजाकार रूप में राथार मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल के 41.50% भाग पर फैला पथरीला चट्टानी हम्मादे के रूप का मरुस्थल है, जिसके अंतर्गत शैलोदविद वनस्पति का विस्तार मिलता है। सारा एक ही लाइन में फ्री। आया समझ में? अब ये जो डिटेलिंग लिखी ना अपन, इसको एक बार नक्शे में देख लेते हैं अपन। भाई समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? कि और पुरानी पिक्चर और पोस्टर है और नई पिक्चर और पोस्टर है। ये है सीजन 1 और वो है सीजन 2। अब देखना दोनों के अंदर सेम डायग्राम बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। देखिएगा आप। ब्लैक, ये रामगढ़ दिखा, और फलोदी, ठीक है, और जोधपुर, ये बाड़मेर का, यहाँ पर क्या आएगा? बालोतरा, बालोतरा का हेडक्वार्टर ये इधर आएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? ये बाड़मेर बालोतरा का आ गया, पचपदरा वाला एरिया आ गया, और ये वापस रामगढ़। ये यहाँ पे मैंने लिखा रामगढ़, यहाँ पे क्या लिखूंगा? फलोदी, यहाँ पर क्या आएगा? जोधपुर शहरी, और यहाँ पर क्या आएगा? पचपदरा। आगे क्या लिखोगे? बालोतरा। ठीक है, मिला दू लाइंस। देखो ये यहाँ रामगढ़ से आप कहाँ पे आए? फलोदी आए, और फलोदी से ये कहां तक पहुंचे आप? जोधपुर हेडक्वार्टर आ गया। ये हमारा कौन सा है? जोधपुर शहरी का हेडक्वार्टर है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें भी आप एक चीज क्या ध्यान रखोगे? जैसे डॉट तो मैंने लगा दिया है, लेकिन आप इसमें यूं ध्यान रखोगे। देखो ये यूं, तो फलोदी को क्रॉस किया कि नहीं किया? जिले को किया, फलोदी जिले को क्रॉस। और ये देखो जैसलमेर से फलोदी वाला ये एरिया कौन सा आ जाता है? पोखरण तहसील वाला एरिया आ जाता है। क्या बंद हुआ? इसको चालू करूं? हाँ सही है, गर्मी लग रही है। देख लिया। तो यहां पर क्या आया? जो जैसलमेर से सीधा कहां पहुंचे आप? जोधपुर। अब बीच में देखो आपने फलोदी यहां पर क्रॉस किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्रॉस किया आपने, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण कहां पे क्रॉस किया? यहां पर। और ये बीच वाला जो एरिया, ये क्या आ गया आपका? जोधपुर शहरी वाला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप सीधे कहां आते हो? पचपदरा। बालोतरा तो थोड़ा इधर आ जाएगा, हेडक्वार्टर पचपदरा पे कनेक्ट कर दिया। और यहां से जब आप वापस रवानगी लेते हो तो ये कुछ इस प्रकार से यहां तक आते हो। तो ये बाड़मेर का झील, यहाँ पर थोड़ा सा बाड़मेर को आप क्या करते हो?
क्रॉस करते हो, है ना। तो ये आपका ट्राइंगल बनता है जो आपने पहले लिखा था। अब ये है पुराने वाला, रामगढ़ से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से वापस रामगढ़। यही डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, देखिएगा आप। ये रामगढ़, रामगढ़ से फलोदी होते हुए ये मैं जोधपुर हेडक्वार्टर आया, ये यहाँ पर आया पचपदरा, पचपदरा से मैं सीधा कहाँ गया, वापस रामगढ़। ये दिखा आपको वार्ड मेरे यहाँ पे, ये देखो ये वार्ड मेरे को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये फलोदी यहाँ पर हो गया, ये जोधपुर ग्रामीण हो गया, और ये जोधपुर का क्या हो गया, शहरी का। ये यहाँ पे बालोतरा का पचपदरा वाला, और ये यहाँ पर वापस रामगढ़ आ गया। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो इन्हें लिखना पहले आप क्या को लिख, इसको एक को लिख लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करें इसमें। ये तो हमने डायग्राम बना लिया। नंबर 1 हमने हेडिंग लगा रखी है यहाँ पर, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और मुक्त प्रदेश के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह संपूर्ण क्षेत्र चट्टानी एवं पथरीला है। या रुको, ऐसा लिखो, यह संपूर्ण क्षेत्र, यह संपूर्ण क्षेत्र, यह संपूर्ण क्षेत्र चट्टानी अथवा पथरीले रूप में फैला है। यह संपूर्ण क्षेत्र चट्टानी अथवा पथरीले रूप में फैला है, जो हमादा मरुस्थल का उदाहरण है। जो हमादा मरुस्थल का, हमादे का मतलब समझ में आया, कैसा, पथरीला अथवा चट्टानी मरुस्थल, हमादा मरुस्थल का उदाहरण है। नोट डालो, NOTE नोट। नोट डाल के लिखिए, यहां मिलने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। यहां मिलने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। यहां मिलने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी। यहां मिलने वाली चट्टानें अवसादी चट्टानें है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, वनस्पति शैलोद्भिद प्रकार की मिलती है। वनस्पति शैलोद्भिद प्रकार की मिलती है, शैलोद्भिद, वनस्पति शैलोद्भिद प्रकार की मिलती है। लिखा है बोर्ड पे, खोटो मत कर दो, शैलोद्भिद, वनस्पति शैलोद्भिद प्रकार की मिलती है। नेक्स्ट लिखो, विस्तार। विस्तार, विस्तार में लिखोगे थार मरुस्थल के कुल, ये रहा इधर, थार मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के, थार मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल के 41.50% भूभाग पर, थार मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल के 41.50% भूभाग पर। क्या भूभाग पर? आगे हेडिंग लगा रखी है विस्तार। क्लियर है? हो गया विस्तार। नेक्स्ट करेंगे आकार, शेप। शेप कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। शेप क्या लिखोगे? त्रिभुजाकार। अब हमने ये शब्द तो पहले यूज कर लिया, विस्तार, है ना। तो अब इसकी जगह हम शब्द यूज करेंगे स्थिति। ठीक है, स्थिति या अवस्थिति, दोनों ही एक ही है हिंदी में, आप लिखना चाहो स्थिति या अवस्थिति। अवस्थिति, स्थिति क्या रहेगी इसकी? सीजन 1 तो समझ में आ गया, अभी सीजन 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन आप लिखोगे, इसी में लिखा रहा हूं, लिखो एक्सटेंशन, रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी। स्थिति लिखो, रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी, रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी, कौमा जोधपुर ग्रामीण व शहरी। या ऐसे मत लिखो, रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी, कौमा जोधपुर शहरी, कौमा जोधपुर ग्रामीण, दोनों लिखो। जोधपुर ग्रामीण लिखो पहले, फलोदी से जोधपुर ग्रामीण, कौमा जोधपुर शहरी, कौमा जोधपुर शहरी, कौमा करके आगे क्या लिखोगे? पचपदरा बालोतरा,
कॉमा पचपदरा बालोतरा, पचपदरा तहसील हो जाएगी और बालोतरा को ब्रैकेट में करना। पचपदरा बालोतरा, प च प द रा, द से दवात, रा से रस्सी। अरे मैडम, लिखा पचपदरा बालोतरा, और उसके बाद बालोतरा से कहां जाओगे वापस? रामगढ़, हाँ बाड़मेर के बाद रामगढ़, बालोतरा के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद रामगढ़ जैसलमेर तक, ये पूरा सर्कल हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना ढंग से। रामगढ़ जैसलमेर से फलोदी, फलोदी कौमा जोधपुर ग्रामीण कौमा जोधपुर शहरी कौमा पचपदरा बालोतरा कौमा बाड़मेर कौमा रामगढ़ जैसलमेर तक, जहां से शुरू किए वहीं पे घूम के आ गए। आकार कैसा बना? ट्राइंगल, त्रिभुजाकार। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चालू आगे, अगली हेडिंग लगाओ, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त, और युक्त में पहली हेडिंग क्या लगेगी? या तो मरुस्थल के प्रकार या सीधी इर्ग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाओगे। आप चाहें तो मरुस्थल के प्रकार लगा के फिर उसमें पहला लिख लो, क्योंकि आगे चार्ट तो बनाया हुआ है। देखो चार्ट खोलो, एक मिनट, चार्ट में देखो बालू का स्तूप युक्त में क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे? क्या लिखा हुआ है? मरुस्थल के प्रकार, और उसमें पहला क्या है? तो आप डायरेक्ट इर्ग भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे आपको पता है इर्ग किस में से निकला, और आप चाहो तो मरुस्थल के प्रकार लिख के उसमें एक नंबर हेडिंग लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। इर्ग पढ़ा रहा हूं मैं अब आपको। मरुस्थल के प्रकार, और उसमें क्या पढ़ेंगे हम? इर्ग। इर्ग क्या होता है भाई? इख क्या होता है? इख क्या होता है? इख किसे कहते हैं? इख नहीं पता किसी को भी? आ जाके स्टेशनरी दुकान में तो जाई जो, बट जान के जो भैया नर्सरी केजी की अ से अनार वाली किताब दे, उसमें देखना ई से इख लिखा हुआ होता है। तो कहीं हुआ ई से इख? तुम्हारी क्या, सच में नहीं पता इख मतलब क्या होता है? अरे इख मतलब शुगर केन, गन्ना। बढ़िया है दाना वो। बेटा फिर क्या, वो हिंदी में बड़ा होता था, हिंदी में को नहीं अटक था, तो हिंदी में ही अटक रहा हूं। ध्यान रखना, ई से एक, जिसको गन्ने का जूस पीते हो ना, उसको हिंदी में कहा जाता है इक। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं इर्ग। समझ गए? इर्ग का मतलब क्या होता है? ये डेजर्ट का टाइप होता है, मरुस्थल का एक प्रकार होता है, ऐसा मरुस्थल जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेत का विस्तार मिलता हो। जहां तक नजर पहुंचेगी वहां तक आपको क्या दिखाई देगा? रेत का समंदर दिखाई देता है। जैसे आप कभी ओशियन बैंक के किनारे गए हो, समुद्र के किनारे, कभी तटीय वर्ग, जैसे मान लो आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, 99.99 टाबरों का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि सर एक दिन गोवा जाऊं। देखो हकारो भी दिया है भाई, है ना? तो गोवा जाते हो तो गोवा में जैसे ही आप बागा बीच पहुंचते हो, कलंगुट बीच पहुंचते हो, कोलवा बीच पहुंचते हो, किसी भी बीच पे जाओगे, खड़े होकर समुद्र को देखो तो दूर तक नजर जाएगी, लास्ट क्षितिज तक आपको क्या दिखाई देता है? पानी पानी, नीला नीला समुद्र। हनी सिंह जी महाराज ने बताया भी है ना, आज ब्लू है पानी पानी। तो वैसा ही ब्लू ब्लू दिखाई देता है। तो वैसे हमारे इस मरुस्थल में जाओगे तो आपको येलो येलो दिखाई देता है सारा। जहां तक नजर जाती है वहां तक क्या दिखाई देती है? पीली मृदा, पीली बलुई मिट्टी, कोई अवरोध नहीं होता है। तो उसे कहा जाता है इर्ग मरुस्थल, जो पर्टिकुलर रेतीला होता है, वनस्पति विहीन होता है, और कैसा होता है? पवन के समानांतर बनने वाले अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूपों से युक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बता सकते हो, राजस्थान में इर्ग प्रकार का मरुस्थल किस जिले में मिलेगा? एक शब्द समझाता हूं आपको, सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सब में अधिक। जैसे मान लो क्लास के अंदर आप सब बच्चे बैठे हो, एक बच्चे के 100 में से 95 नंबर आते हैं, तो उसके नंबर क्या आए हैं? सर्वाधिक। इसका मतलब ये तो नहीं बाकी सब फेल हो गए, पास तो बाकी भी हुए हो ना सारे, लेकिन सर्वाधिक नंबर किसके हैं?
एक बच्चे के। तो उसी तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक जगह इसका घनत्व कहां मिलता है, उस जिले की बात करेंगे तो सर्वाधिक आएगा। पर ऐसा नहीं है कि उसके अतिरिक्त बाकी किसी दूसरे जिले में मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो उसी तरीके से ईर्ग मरुस्थल सर्वाधिक कहां मिलता है, जैसलमेर में। जैसलमेर में उदाहरण के तौर पर सम, नाम सुना होगा सम का। एक और जगह है सम के जैसी जिसका नाम है खुड़ी। कोई जैसलमेर का बच्चा होगा तो जान जाएगा, पिथला से आगे पड़ता है। पिथला गांव जो है पीले ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। कौन है जैसलमेर से, कहां से, प्रॉपर रामगढ़। तो पिथला के पास में गांव पड़ता है खुड़ी। खुड़ी में भी आपको ऐसे ही डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है। अब जैसलमेर में तो हो गया सर्वाधिक। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी, अभी हम कहां बैठे हैं, जोधपुर। तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी में से, जोधपुर शहरी में कहीं पर मिलेगा क्या आपको, पहले जोधपुर में मिलता था, क्योंकि पहले ओसिया किसका भाग था, जो। अब जोधपुर शहरी के अंदर सिर्फ नगर निगम दो आते हैं, जमादार वाले एरिया हैं। पहला नगर निगम उत्तर, दूसरा नगर निगम दक्षिण, बाकी और कोई नहीं। तो जोधपुर में नहीं, जोधपुर ग्रामीण में मिलेगा। ओसिया जाते हो तो आपने देखा होगा, सचियाई माता के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बाहर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई होती है जो आपको प्रोवाइड करवाती है डेजर्ट सफारी, कैंप सफारी, कैमल राइडिंग, जीप सफारी करवाती है। तो वो सारा इसी ईर्ग प्रकार के मरुस्थल में करवाती है। तो जोधपुर में भी मिलता है आपको। अजमेर के पुष्कर के अंदर अभी आपको देखो हॉर्स फेयर चल रहा है, पुष्कर के मैदान में देखा, वीडियो देखना यूट्यूब पे हॉर्स फेयर की, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा कैसा है, मरुस्थलीय एरिया है। बिल्कुल प्लेन डेजर्ट है, जहां के ऊपर क्या लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है अभी आप वर्तमान प्रेजेंट का। तो इस तरीके का मरुस्थल जो होता है वो क्या कहलाता है, ईर्ग कहलाता है। और इन्हीं ईर्ग प्रकार के मरुस्थलों में जो बालू के टीले बनते हैं वो कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्याकार बालू का स्तूप, जिसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। मैं समझाऊंगा इसको फिर से बोर्ड पे एक बार, कल वापस एक बार प्रैक्टिकली और करवा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वेलकम।